सबसे ज़्यादा जो केस कोर्ट में फ़ाइल होते हैं वो किस आधार को बना करके फ़ाइल किए जाते हैं, ये है क्रूएलिटी यानी प्रताड़ना, जो कि मानसिक भी होती है, शारीरिक भी होती है। आप लोग के काफ़ी सारे प्रश्न आए कि कब शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना होगी और कब नहीं होगी। तो ज़रा क्रूएलिटी के ग्राउंड को डिस्कस करते हैं, और ख़ासकर जब हम इसे तलाक के साथ में जोड़ देते हैं, जुडिशियल सेपरेशन के साथ में जोड़ देते हैं, तो इसका क्या मतलब निकल के सामने आता है। जो अगर हम एक पर्टिकुलर रेफरेंस ले लें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, तो धारा 13 सबसेक्शन 1IA ये क्रूएलिटी के बारे में बताती है। अब क्रूएलिटी दोनों ही तरीके से हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, और इसकी बहुत ही एग्जस्टिव यानी बहुत ही डिफाइंड डेफिनेशन, ऐसे कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है। ये एक डिस्क्रिशन है जज का, जो कि मैग्नीट्यूड हर केस टू केस वेराई करता है, डिफरेंट होता है, और ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी, और ये जज का डिस्क्रिशन होता है कि वो कंसीडर करे या नहीं। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, अगर क्रूएलिटी है तो अब क्रूएलिटी हर एक केस में उस केस के आधार पर, सिचुएशन और सर्कमस्टांस के आधार पर अलग अलग हो सकती है। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। मान लीजिए मैं अपनी पत्नी के साथ में रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी पत्नी मुझसे जो बातें करती है ना, उस पर बात बात पे ताने मारती है, बात बात पे ताने मारती है, मेरे माँ बाप को ह्यूमिलिएट करती है, परेशान करती है, समाज में मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को बदनाम करने या धूमिल करने की लगातार कोशिश करती है। हो सकता है इससे मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता हो, मैं इग्नोर करता हूँ, तो मेरे लिए वो क्रूएलिटी नहीं है। हो सकता है जिस मैं परिवेश में रहता हूँ, जिस कंडीशन में मैं रहता हूँ, वहाँ पर ये नॉर्मल है, आम बात है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं एक दूसरे लेवल पे ही रहता हूँ, जहाँ पे मेरा अच्छा खासा स्टेटस है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, वहाँ पर मेरी पत्नी, मेरे स्टाफ, मेरे ऑफिस एम्प्लॉय, मेरे बाकी जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में ऐसी बात करती जिससे मेरा व्यापार का नुकसान हो रहा है, मेरे काम का नुकसान हो रहा है, मुझे मेंटल स्ट्रेस हो रही है, तो मेरे लिए क्रूएलिटी है। कौन सी क्रूएलिटी? मानसिक प्रताड़ना। तो कोर्ट ज़रा कंडीशन समझने की कोशिश करती है कि आखिर क्या सर्कमस्टेंस है, क्या सिचुएशन है, और उस सिचुएशन के हिसाब से उसे कंसीडर किया जाएगा कि इट अमाउंट्स टू क्रूएलिटी और नॉट। कई बार छोटी छोटी बातों को भी क्रूएलिटी माना जाता है, जैसे पति पत्नी को बात बात पे ताने देता है कि तुमने आज नमक नहीं डाला, रोज़ वो एक ही चीज़ पे टॉर्चर कर रहा है, पत्नी को घर से निकलने नहीं देता है, घूमने के लिए नहीं लेके जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो कि मानसिक प्रताड़ना हो गई। किसके लिए? पत्नी के लिए। कोर्ट कंसीडर कर लेती है, कई बार बड़ी से बड़ी बातों को भी कंसीडर नहीं करती। तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ जज है, इस वजह से है क्योंकि क्रूएलिटी कोई 2+2=4 के फॉर्मूले यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से चलने वाली चीज़ नहीं है। ये एक तरीके से समझने का कॉन्सेप्ट है कि आखिर एक्चुअली ये प्रताड़ना है ऑपोजिट स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए, या नहीं। अगर नहीं तो इट डज नॉट अमाउंट्स टू क्रूएलिटी। ज़रा फिजिकल क्रूएलिटी को समझते हैं। फिजिकल क्रूएलिटी ठीक है, फिजिकल क्रूएलिटी को साबित करना भी आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं वो मेंटल डैमेजेस तो होते हैं, लेकिन फिजिकल डैमेजेस भी होते हैं। जहाँ पर मेंटल क्रूएलिटी है यानी मानसिक प्रताड़ना है, तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे शारीरिक प्रताड़ना भी हो, लेकिन जब शारीरिक प्रताड़ना होती तो ये माना ही जाता है कि वहाँ पर मानसिक प्रताड़ना है। कैसे? ऐसे मान लीजिए मैं अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता हूँ। जब मैं मारपीट करता हूँ तो उसे शारीरिक चोटें तो आई, शारीरिक चोट के साथ में उसे मानसिक आघात भी पहुंचा, तो इस वजह से वो मेंटल क्रूएलिटी भी है, साथ ही फिजिकल क्रूएलिटी तो है क्योंकि मैंने मारपीट की थी। तो ये जज का डिस्क्रिशन फिजिकल क्रूएलिटी में आए या ना आए, मेंटल क्रूएलिटी में ज़रूर आता है कि वो सर्कमस्टांस देखे, वो सिचुएशन देखे कि जहाँ पर झूठे आरोप लगाना कि मेरे पति के काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके दूसरे के साथ में संबंध है, किसी और लड़कियों के साथ में उसका संबंध है, ऐसे झूठे आरोप लगाना जिसे वो साबित भी ना कर सके, तो मेंटल क्रूएलिटी माना जाता है। फिजिकल क्रूएलिटी में साबित हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप हो सकता है आप पुलिस स्टेशन जाएं, आपकी मेडिकल रिपोर्ट से प्रूफ हो जाए, आपका जो मेडिकल एक्सपर्ट है जो एग्जामिन कर रहा है आपको, वहाँ से साबित हो जाए कि आपके साथ में ये इंजरीज आई थी, ये मारपीट हुई थी। लेकिन मेंटल क्रूएलिटी को साबित करना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से उसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे साबित किया जाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होते हैं? उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे देखने, समझने, सुनने वाले लोग आपके विटनेस बन सकते हैं, या अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग है, चाहे वो
वीडियो कॉल के वीडियो फॉर्म में हो या ऑडियो फॉर्म में हो, तो एज एन एडमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो एडमिसिबल होते हैं आप उसे भी कंक्लूड कर सकते हैं 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये बहुत ही समझने वाली बात होती है और इस वजह से आप ये समझते हैं कि केवल और केवल आपका और आपकी पत्नी के साथ में जम नहीं रहा है, यानी दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो क्या वो क्रुएलिटी हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसके भी आधार बनाने पड़ेंगे और जब आप आधार बनाते हैं तो उसके सबूत आपको देने पड़ेंगे कोर्ट में, और अगर आप सबूत नहीं देंगे तो आप केस नहीं जीत सकते। तो ये समझने का विषय है मेंटल क्रुएलिटी। मैंने काफ़ी सारे जजमेंट्स बताए थे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको एलिब्रेट करने की कोशिश की थी इसके पहले कुछ वीडियोस में। आप ज़रूर इस चैनल में जाएं और आप ज़रा डालें, क्रुएलिटी आप डालेंगे या डाइवोर्स आप डालेंगे तो काफ़ी सारे आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे जहां पर मैंने क्रुएलिटी को लेकर के काफ़ी सारे प्रिंसिपल बताने की कोशिश की थी, एग्जाम्पल बताने की कोशिश की थी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑनरेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट मैंने आपको बताए थे जो शायद आपको इस टॉपिक पे काम आ जाए। इस वीडियो को बनाने का केवल उद्देश्य यही था कि आपका जो क्रुएलिटी को लेकर के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक और जो आपका डाउट है वो ये कि अगर आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं या पत्नी पति को प्रताड़ित कर रही है तो इसका बेनिफिट किससे मिलेगा? बेनिफिट उसे मिलेगा जो कि इससे परेशान हो रहा है। यानी अगर मैंने अपनी पत्नी को परेशान करना है तो मेरी पत्नी इसका बेनिफिट ले सकती है, मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मेरी पत्नी अगर मुझे परेशान कर रही है तो इसका बेनिफिट मेरी पत्नी को नहीं मुझे मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी बात है। यानी पिटीशन मैं कोर्ट में फाइल कर सकता हूँ, यानी जिसका दोष नहीं है वो कोर्ट में जाएगा और वो इसकी प्ली ले सकता है। और ये काफ़ी ज़रूरी बात है कि अगर आप हिंदू मैरिज लॉ से बिलोंग करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13(1)(IA) के हिसाब से आपका एप्लीकेशन कोर्ट में होना चाहिए। आपको कोई और विशेष बात मुझे करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप कर सकते हैं बात। बने रहें अंत तक, जिससे आपको कानून की लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। रखें आप अपना ध्यान, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।